आतमजीत सर, जयंत चौधरी को लेकर के खूब सारी चर्चाएं इस समय चल रही हैं। ओम प्रकाश राजभर खैर पूर्वी उत्तर प्रदेश की अलग चीज़ है कि वो लगातार पार्टी बदलते रहते हैं। हालांकि जिस तरीके की बात ब्रजेश जी कह रहे हैं बड़बोलेपन की, अगर अखिलेश यादव के संदर्भ में इस बात को देखा जाए तो जो बातें ओम प्रकाश राजभर ने कही, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सच साबित हुई। अखिलेश यादव घर से नहीं निकले, आजमगढ़ चुनाव प्रचार में नहीं गए, धर्मेंद्र यादव को वहां बदायूं से ला करके वहां चुनाव लड़ा रहे थे, और इसके चलते आजमगढ़ जैसी महत्वपूर्ण सीट जो समाजवादी पार्टी के साथ में रहा करती थी वो उनके हाथ से निकल गई। इन सबके बावजूद भी अखिलेश यादव के आज भी जो उनका सीन चल रहा है, जिस तरीके से लगातार उनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आखिर वो सक्रिय होंगे कब, इस कब का जो है उनके पास कोई जवाब नहीं रहता, और इसके पीछे जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं कई सारे तर्क देते रहते हैं। और दूसरा ये कि पार्टी लाइन की तरफ से जिस तरीके की बातें कही जाती है, अब अखिलेश यादव वहां सर्वे सर्वा है, जिस तरीके की चीज वो जो अगर करते भी हैं तो उनके उलट बोलेगा कौन? समाजवादी पार्टी में कोई सवाल इस चीज को उठा नहीं सकता है। तो वो एक सवाल जो है एज इट इज बना हुआ है। सर, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, जयंत चौधरी की बात कर रहे हैं। जयंत चौधरी के लिए सर कुछ सीटें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अगर हम जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो चाहे वो सपा हो भाजपा हो, दोनों के लिए जयंत चौधरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल में दिखाई दे रहे हैं। खासकर क्योंकि वहां पर कहा यह जाता है कि जो 4 से 6% वोट है पूरे उत्तर प्रदेश में जाटों के, लेकिन जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में वही देखा जाता है तो करीब 17-18% वोट हो जाता है। और इन वोटों का जो प्रभाव है वो माना जाता है करीब करीब 18 लोकसभा की सीटों पर उसका प्रभाव होता है। विधानसभा में ये सीटों देखी जाए तो करीब 120-25 तक ये आंकड़ा चला जाता है। सर, ऐसे में जयंत चौधरी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका में होंगे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? और दूसरा, ये जो सीन चल रहा है 12 सीटों पर चुनाव लड़ने का, और ये जो ऐलान चल रहा है दूसरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑफर, भाई भारतीय जनता पार्टी जिसके पास 65 सीट हो वो उनको 12 सीटों का अगर ऑफर दे रही है तो क्या ये सौदा खराब है, या फिर जयंत चौधरी के लिए भाजपा में जाना जो है वो ज्यादा मुसीबत हो सकती है? दोनों में से क्या कारण है कि जयंत चौधरी जाएंगे या नहीं जाएंगे? दोनों पक्ष में। देखिए, जैसे कि आपने उत्तर प्रदेश में कहा कि 18, मेरे हिसाब से 19 सीटें हैं जिन पे जाट प्रभाव है सीटों पर, और जाट प्रभाव खाली उन 19 सीटों पे लोकसभा की उत्तर प्रदेश में नहीं है, उसका इफेक्ट आपकी 10 सीटें जो हरियाणा की हैं उस पर भी पड़ता है, और राजस्थान की भी सीटों पे प्रभाव पड़ता है। तो अगर आप जाट बेल्ट की बात करें जिसमें गन्ना किसान आते हैं, आलू के किसान आते हैं और किसान आते हैं, किसानों का एक बड़ा समूह और खापे जो हैं हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कार्यरत हैं। जैसे कि आपने देखा जब पहलवानों लड़कियों पर जब आक्रमण हुआ ब्रजभूषण शरण सिंह द्वारा, तो यही खापे और यही किसान संगठन और यही जाट समुदाय के लोग जो हैं उनके हक में खड़े हो गए। और ये वही जाट हैं जो जाट आरक्षण भी मांग रहे हैं, और जाट आरक्षण की राजस्थान में जो कवायद चली उसको वहाँ पे उस तत्कालीन सरकार उस समय की जो थी उसने उसको बैठा दिया, और जाट आरक्षण में कई लोग गिरफ्तार हुए, और उसके बाद जाट आरक्षण का मामला ठंडे बस्ते में चला गया। 2014 का इलेक्शन हुआ, 2019 का इलेक्शन हुआ, मोदी जी को ना जाट आरक्षण की याद आई, ना जाटों की याद आई, ना किसानों की आय। उन्होंने 2022 तक जो प्रॉमिस किया था कि 2000 आय दुगनी हो जाएगी, वो आय भी दुगनी नहीं हुई। और उसके बाद 2019-20 में किसान आंदोलन खड़ा हो गया। जब 2020 में किसानों ने पूरा नवंबर 27 को जब घेर लिया दिल्ली को, और प्रधानमंत्री मोदी को मजबूर कर दिया कि तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए, तो उसके बाद जाट पॉलिटिक्स की बात शुरू हुई। संजीव बालियान जिस तरीके से मुजफ्फरनगर गए, उनका बहिष्कार किया गया। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में नेताओं का, बीजेपी के नेताओं को तहसीलों में, शहर में, गांव में घुसने तक नहीं दिया गया। और जब प्रधानमंत्री मोदी को इसका एहसास हुआ तो 17 नवंबर को उन्होंने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, और उन्होंने ये कहा कि एमएसपी पे हम कमेटी बैठा देंगे, जिसका अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ है। जो कमेटी बैठाई गई उसमें किसान नेता शामिल नहीं थे, और अभी तक वो मामला जो है अधर में फंसा हुआ है। अब चूंकि जयंत चौधरी चरण सिंह के पोते हैं, तो किसान नेता चौधरी चरण सिंह रहे और किसानों की हिमायत करते रहे, और किसानों से ही पैसा लेकर वो हमेशा इलेक्शन लड़ते रहे। उन्होंने कहा अगर मैं कॉर्पोरेट से पैसा ले लूंगा, पूंजीपतियों से पैसा ले लूंगा, तो मुझे उनके लिए काम करना पड़ेगा, जो कि मोदी जी आजकल कर रहे हैं। तो पूंजीपतियों का पैसा ही उनके पीछे लगा, और पूंजीपतियों की ही पॉलिटिक्स वो करते हैं, पूंजीपतियों के लिए फायदा पहुंचाते हैं। चौधरी चरण सिंह ऐसे नहीं थे। तो चौधरी चरण सिंह का जो परछाई है वो जयंत चौधरी पे है। अजीत सिंह को आपने देखा किस तरीके से 2002 में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद भी वो सीएम नहीं बन पाए, और उस टाइम 2002 में मुलायम सिंह ने अपने पक्ष में फैसला करवा लिया, और अजीत सिंह ने कहा ठीक है, मुलायम सिंह को चीफ मिनिस्टर बन जाना चाहिए। अजीत सिंह हालांकि कांग्रेस में भी मिनिस्टर रहे
और बीजेपी की सरकार में भी मिनिस्टर रहे, और वो दोनों तरफ जब भी सत्ता जिसकी भी रही, अजीत सिंह एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहे और मेरा ख्याल डिफेंस के भी मिनिस्टर थे या मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे कांग्रेस की सरकार में, मुझे याद नहीं। तो अब बात ये आ जाती है कि जयंत चौधरी जब पॉलिटिक्स में आते हैं तो 2020 में जब 26 जनवरी को 2021 26 जनवरी को जब गाजीपुर में फोर्स बिछाई गई और ये कहा गया कि किसान आंदोलन उठा लिया जाएगा, उस टाइम राकेश टिकैत ने आंसू बहाया और उसकी वजह से अजीत सिंह और जयंत चौधरी ने वहां पे तुरंत प्रभाव से मुजफ्फरनगर, शामली और आसपास के जितने एरिया थे वहां से उन्होंने अपने लोगों को भेजा। 30-40 हजार आदमी रातों रात इकट्ठा हो गया और वो आंदोलन बच गया, जिसकी वजह से नवंबर 2021 में वो आंदोलन हमारे किसानों के हक में गया और उससे एक जयंत चौधरी की गरिमा भी बढ़ी और अजीत चौधरी वापस किसान नेता के रूप में प्रस्तुत हुए। ये 2020-21 की बात में बता रहा हूँ। उसके बाद अजीत चौधरी जी का देहांत हो गया। अब सारा दारोमदार जयंत चौधरी पे है। 2022 के बाद 2024 का जो इलेक्शन अब आने वाला है उसमें जयंत चौधरी ही की प्रतिभा सामने आए कि राष्ट्रीय लोकदल अब किस तरीके से आगे काम करेगा, क्योंकि अजीत चौधरी तो है नहीं और अजीत सिंह जब भी रहे वो बीजेपी में भी उनके मित्र थे और कांग्रेस में भी उनके मित्र थे। जयंत चौधरी ने अभी तक अपना बीजेपी के साथ का कोई मोर्चा ऐसा नहीं खोला कि जिसमें ये कहा जाए कि हाँ जयंत चौधरी बीजेपी में जाने को तैयार है। हालांकि बीजेपी की आईटी सेल जब से किसान आंदोलन समाप्त हुआ है, किसानों को लेकर और मनरेगा के मजदूरों को लेकर, कमेरों को लेकर चिंतित है, क्योंकि उनको पता है कि एमएसपी पे अभी तक तत्काल प्रभाव से उत्तर प्रदेश, बिहार और आसपास के राज्यों में, इवन राजस्थान में एमएसपी को लेकर अभी तक सरकार कोई फैसला नहीं कर पाई है, जिससे किसान नाराज हैं। राजस्थान में तो पानी की भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ के जो नहर और कैनाल के थ्रू जो पंजाब से पानी आता है उसमें नहरों और जो वहाँ के कनाल्स हैं उनकी साफ सफाई और उनको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जब राजस्थान गए थे तो उन्होंने अशोक गहलोत पे इल्ज़ाम लगाया कि जो मैं हर घर नल का जो मेरी स्कीम है वो मैं देना चाहता हूँ, पर अशोक गहलोत जो है मेरे हक में काम नहीं कर रहे, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। और छत्तीसगढ़ में जाकर उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि 1 लाख टन की धान की खरीद के लिए मैंने करी है 22,000 करोड़ रुपए में और मैं पैसे देने को भी तैयार हूँ, और ये सेंट्रल की स्कीम्स हैं जिसमें स्टेट आपसे खरीदती है, और अगर स्टेट कहती है कि वो अपने पैसों से खरीद रही है तो झूठ कह रही है। तो हालांकि भूपेश बघेल ने इस बात का खंडन किया, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, अगर स्टेट कॉर्पोरेशन, फूड कॉर्पोरेशन परचेज करती है तो वो अपने पैसे से करती है, और सेंटर का एक कोटा होता है पूल का, वो सेंट्रल पूल में कोटा देना होता है। हालांकि 5 लाख टन की धान की खरीद के लिए इन्होंने ई ऑक्शन की और उसमें सिर्फ 170 टन की उनको ऑक्शन प्राप्त हुई, जबकि 2 लाख टन कर्नाटका अपने 5 किलो राशन को 10 किलो राशन में बदलने के लिए, 10 किलो चावल देने के लिए सरकार एफसीआई से मांग रही थी, और 2.28 लाख टन का कंफर्म्ड ऑर्डर दे रही थी, पर एफसीआई ने वो ऑर्डर लिया नहीं। उन्होंने कहा कि हम ओपन मार्केट स्कीम में प्राइवेट प्लेयर्स को ई ऑक्शन में बेचेंगे, स्टेट गवर्नमेंट्स को नहीं बेचेंगे, खासकर उन स्टेट्स को जिसमें ऑपोजिशन की सरकार है। तो सरकार की जो किसान विरोधी नीतियां हैं, जो ऑपोजिशन विरोधी नीतियां हैं, और जिस तरीके से ईडी, सीबीआई और आईटी का प्रताड़न होता है, ये तो सब क्लियर है। अब मामला आ जाता है जयंत चौधरी का। जयंत चौधरी ने पहले भी कहा था, जब अपोजिशन की पहली मीटिंग हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं इंडिया में हूं नहीं, मैं अमेरिका जा रहा हूं, तो ये मीटिंग मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा, पर जो अगली मीटिंग होगी उसमें मैं जरूर रहूंगा। तो 17-18 की जो बेंगलोर की मीटिंग तय हुई उसमें उन्होंने कह दिया कि मैंने अपनी टिकट करा ली है और मैं ऑपोजिशन यूनिटी की मीटिंग में जरूर जाऊंगा और वहां पे अपनी सारी बातें रखूंगा। इन द मीनवाइल जो उनके प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने ये कहा कि अगर हमें 12 सीटें मिलेंगी तो हम उस पार्टी के साथ जाएंगे जो हमें 12 सीटों पे हमारा एग्रीमेंट करेंगे। और हालांकि देखा जाए तो सपा का तत्कालीन दौर में जो गठबंधन है वो आरएलडी के साथ है और ये गठबंधन अभी कंटिन्यूइंग है। जयंत चौधरी ने कहा था कि इस गठबंधन के विस्तार की जरूरत है और इसमें कांग्रेस और बीएसपी भी शामिल होनी चाहिए। अगर कांग्रेस और बीएसपी शामिल हो जाती है तो हम 4 लोग मिलके जॉइंट ऑपोजिशन कैंडिडेट खड़े करके उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं। बीएसपी की कोई पुष्टि अभी तक नहीं हुई है और कांग्रेस जो है इस जो जयंत चौधरी ने बात की ना उन्होंने उसका खंडन किया है ना समर्थन किया है। हालांकि अखिलेश जो है वो केसीआर के साथ ज्यादा नजदीक पाए जा रहे हैं, केसीआर की मीटिंगों में पहुंचते हैं, अरविंद केजरीवाल के साथ वो मिलते हैं। नहीं पर सर, जयंत ने खंडन नहीं किया था, लेकिन चारू का एक ट्वीट आया था जो उनकी पत्नी है, उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि कोई चवन्नी नहीं है जो पलट जाएंगे और आप लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें। तो ये जो
ठीक है कि सर जयंत चौधरी ने जो डायरेक्ट इसका खंडन नहीं किया, जिस तरीके से वो बयान देते हैं, एक्टिव भी रहते हैं, और उनकी जगह पर उनकी पत्नी का बयान आता है, तो क्या ये माना जाए कि जयंत चौधरी जो है संभावनाओं के दरवाजे को देखते हुए मतलब उसको खुले रखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने खुद उसका खंडन नहीं किया? बात यह है कि जब उन्होंने कह दिया कि मैं ऑपोजिशन यूनिटी की मीटिंग में 17-18 को बेंगलोर में रहूंगा, तो ये सारी अफवाहें खत्म हो जाती हैं। मुझे नहीं लगता कि जयंत चौधरी ऑपोजिशन यूनिटी के फेवर में नहीं है, या कांग्रेस को और बाकी दलों को सपा के साथ अपने साथ जोड़ने में नहीं है। मैं बात जयंत चौधरी की नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि अखिलेश यादव केसीआर और अरविंद केजरीवाल की मीटिंगों में जाते हैं, और जब ज्वाइंट ऑपोजिशन की मीटिंग होती है तो कहीं ना कहीं वो बैकफुट पे हैं। तो क्या वो जयंत के माध्यम से ऑपोजिशन यूनिटी की बात करना चाहते हैं, या जयंत अपनी तरफ से ये कवायद कर रहे हैं कि सबको साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना चाहिए? क्योंकि आपको ज्ञात होगा जब 2019 का इलेक्शन हुआ था, 2022 का असेंबली इलेक्शन हुआ था, तो ये कहा जा रहा था कि 55% जाट वोट, जो 17-18% आपने कहा कि जनगणना में उनका हिस्सेदारी है 19 सीटों पर, तो उसमें 55% जाट वोट का ये कहा गया कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। हालांकि बीजेपी की आईटी सेल ने ये बात जो है उजागर की, वो जबकि जीते भी। और जब आपने देखा कि ये जो अभी निकाय इलेक्शन हुए थे, उसमें बड़ी मात्रा में खतौली के भी बाई इलेक्शन में मदन भैया जीते, तो 8 एमएलए 36 सीटें सपा के साथ एग्रीमेंट में मिली जयंत चौधरी को, जिसमें 8 में उन्होंने एमएलए सीट जीती, और नगर पंचायतों में भी कई सीटों पर उनको फायदा हुआ। तो मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ और सहारनपुर, इन एरियाज में आरएलडी को फायदा मिला। अब बात यह आ जाती है कि अखिलेश कितना चाहते हैं इस महागठबंधन का पार्ट होना, क्योंकि सवालिया निशान अखिलेश पे है। और बीजेपी ने क्या किया, क्योंकि एक केपी मलिक करके हैं, उन्होंने भी कल परसों ये कहा कि जाट आरक्षण के मामले में, कृषि के मामले में अगर कृषि मंत्रालय दे दिया जाता है जयंत चौधरी को तो ये अच्छा होगा। पर कहने का मतलब ये है कि अब 10 महीने की सरकार बची, उसमें कृषि मंत्रालय का जयंत चौधरी को ऑफर भी कर देते हैं। और मैं अगर ये मान भी लूं, अखिलेश के साथ जब अरेंजमेंट था तो 4 या 5 सीटों से ऊपर लड़े नहीं कभी। और पिछले लोकसभा इलेक्शन में ये भी फैक्ट है कि मथुरा, बागपत और मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान ने ही चौधरी अजीत सिंह को हराया था। तो ये तीनों सीटें वो हार गए थे। मथुरा में जयंत चौधरी हार गए थे और मुजफ्फरनगर में अजीत सिंह हार गए थे। तो इन चीजों के मद्देनजर अगर 5 सीटों या 6 सीटों में अरेंजमेंट होने के बाद अगर वो तीनों सीटें हार जाते हैं तो 12 सीटों का मांगा जाना उत्तर प्रदेश के इनके जो संगठन अध्यक्ष हैं कहां तक जायज है? क्या ये डिमांड इररिलेवेंट नहीं है? और कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये डिमांड रख के वो अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाना चाहते हैं? जयंत चौधरी क्योंकि नए हैं और जयंत चौधरी पे कोई दाग नहीं है, तो एक छवि उनकी जो जाट समुदाय में और वेस्टर्न यूपी में अच्छी बनी हुई है। वो हमेशा से ही कहते आए हैं कि जाट समुदाय और मुसलमान अगर एकजुट हो जाएं तो फिर फिरका परस्ती और सांप्रदायिक ताकतों को हम हरा सकते हैं। ये उन्होंने स्टेटमेंट कई बार दी है, मीटिंगों में भी दी है, पंचायतों में भी दी है, और एक किसान हितैषी और एक किसान नेता के रूप में उनकी छवि बनी हुई है। तो किसान उनकी तरफ आग गड़ाए बैठे हैं कि किस तरीके से जयंत जो है वो जो किसानों की समस्या है, चाहे वो गन्ने की समस्या हो, एमएसपी की समस्या हो, खाद्य सुरक्षा की समस्या हो, इन चीजों पे वो क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जब जयंत ने वो ट्वीट किया कि पुलाव खाओ या बिरयानी खाओ, अगर चावल ही खाने हैं तो खीर ही क्यों ना खाओ, तो उसके 2 मायने हो जाते हैं। एक मायने जो हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में माना जाता है कि खीर मतलब मलाई खाना। अगर मलाई खाने की ही बात है तो बीजेपी के पास तो मलाई का घड़ा है, तो आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, मिनिस्टर बन जाइए, 7 या 8 सीटें 10 सीटों पे आपका अरेंजमेंट हो जाए। पर वो कैसे होगा ये भी तय करना मुश्किल है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक बड़े स्ट्रांग लीडर है उत्तर प्रदेश के। क्या वो इतनी सीटों का अरेंजमेंट होने देंगे? और जो उनके अपने कार्यकर्ता हैं वो क्या कहेंगे? क्या वो मोदी के डर से चुप हो जाएंगे? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। दूसरी बात ये है कि क्या बीजेपी विपक्षी एकता ना होने पाए? जिस तरीके से उन्होंने अजीत पवार को और प्रफुल्ल पटेल को तोड़कर इनके एनसीपी के 2 भाग किए, और जिस तरीके से वो बिहार में भी जेडीयू में 2 फाड़ करने की कोशिश कर रही है, तो क्या जयंत को वो सर्जिकल स्ट्राइक करके अपनी तरफ लेने के लिए की कवायद तो नहीं कर रही है? अगर जयंत चौधरी पे कोई दाग नहीं है, कोई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की उनकी फाइल नहीं है, कोई सीबीआई की उनकी इंक्वायरी नहीं है, तो क्या जयंत पे कोई दबाव बना सकती है बीजेपी की, उनको मजबूरन बीजेपी ज्वाइन करनी पड़े, या वो स्वेच्छा से ज्वाइन करेंगे अगर करेंगे? मेरा जहां तक सवाल है, मैं ये आपको बता देना चाहता हूं, मैं उनसे 2 बार मिला हूं, और 2 बार वार्ता के बाद मुझे तो यही समझ में आया है कि वो
जॉइंट ऑपोजिशन यूनिटी के काम में ही उनका बिलीफ ज्यादा है। और जो आईटी सेल बीजेपी का ये जयंत चौधरी के बारे में अफवाह उड़ा रहा है और उस अफवाह को आग में घी देने का काम जयंत चौधरी के उस ट्वीट ने किया है, तो उस पे बहुत सारे जो हैं वो डायमेंशंस खड़े हो गए हैं। जहां तक ओम प्रकाश राजभर की बात है, ओम प्रकाश राजभर क्लियर कर चुके हैं कि वो समाजवादी पार्टी के साथ अब गठबंधन में नहीं है, और अखिलेश ने भी कह दिया उनको जिनको लेके जाना है वो लेके जा सकते हैं। तो हो सकता है ओम प्रकाश राजभर को 2 या 3 सीटों पर इलेक्शन लड़ने के लिए 2024 में कह दिया जाए। और अमित शाह की तरफ से ओबीसीज और जो दलित नेता हैं, चाहे वो अपना दल हो, अपना दल का कद भी बढ़ा है बीजेपी की दोनों सरकारों में, तो पिछड़े वर्ग और दलित वर्गों को वो करने के लिए तो अमित शाह और बीजेपी के मोदी अमित शाह की सरकार जो है वो पूरी फोकस्ड है। वो उसमें कितनी कामयाब होती है ये वक्त बताएगा। पर जयंत चौधरी के मामले में अभी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, क्योंकि जयंत चौधरी ने ये पुष्टि नहीं की है कि वो बीजेपी के तरफ जाने की बात या सोच भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। अभी उन्होंने सिर्फ एक तरफा बयान दिया है कि वो जॉइंट ऑपोजिशन मीटिंग में जाएंगे और जो वहां पे तय होगा उसके आगे वो अपनी पॉलिसी तय करेंगे। जी जी सर, जिस तरीके से सुनील भाई चीजों को बता रहे हैं कि वो भाजपा के साथ भी फिलहाल नहीं है, अभी गठबंधन की बात उनकी समाजवादी पार्टी के साथ भी नहीं हो रही है, लेकिन दरवाजे खुले होने से इनकार नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव में लाख बुराई है, भले ही वो ओपी राजभर उनको इसी कमरे से बाहर ना निकाल पाए हो, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि भाजपा को हराने के लिए अखिलेश यादव के साथ जाने को तैयार हैं। दूसरी तरफ भाजपा से गठबंधन के लिए इनकार भी नहीं कर रहे हैं। तो ये जो सीन बन रहा है कि अगर इधर नहीं गए तो इधर चले जाएंगे, इधर नहीं गए तो इधर चले जाएंगे, तो ये फिर कैसे क्लियर होगा कि 2024 में क्या ये लोग किस तबके को ये इफेक्ट करना चाहते हैं? देखिए, जहां तक मुझे समझ में आता है, जो महागठबंधन बनने जा रहा है मोदी सरकार के खिलाफ, और 1:1 का जो एक फॉर्मूला 400 सीटों पे 425 सीटों पे लड़ने का करा जा रहा है, तो उसमें ऑपोजिशन पार्टीज को ये लग रहा है कि महागठबंधन में जितनी परसेंटेज या जितनी सीटें उनको मिल जाएं तो उनकी जो लड़ने की और जीतने की संभावना है वो बढ़ जाएगी। जिस तरीके से जयंत ने ये कहा कि अगर चावल ही खाने हैं तो खीर क्यों ना खाई जाए, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का अगर ये बात करता है तो इसका मतलब वो दोनों दरवाजे खोले होने की बात करता है। पर वो ये भी कहता है कि मैं ऑपोजिशन यूनिटी की पार्टी में 16 तारीख को जा रहा हूँ। उसका मतलब ये है कि वो नेगोशिएशन में अपनी जो बात है वो रखना चाहता है। और यही सुनील जिसकी बात से मुझे ये समझ में आ रहा है कि रोम प्रकाश राजभर की पार्टी भी इसी विचारधारा पे चल रही है कि जो ज्यादा सीटें हमें दे देगा हम उसकी तरफ से उनके साथ हमारा अरेंजमेंट हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये 4 सीटें नेगोशिएट करते हैं और महागठबंधन से इनको 4 सीटें मिल जाती हैं तो ये महागठबंधन के साथ रहेंगे, और अगर बीजेपी इन्हें कहती है कि 4 नहीं हम तुम्हें 5 दे देंगे तो हमारी तरफ आ जाओ, तो हो सकता है फिर ये बीजेपी की तरफ चले जाए, क्योंकि लड़ाई जो है 1:1 की करने का वो है। अब अखिलेश यादव ने जो अपने कार्ड्स हैं वो खोले नहीं है। वो ये कहते हैं कि मैं 80 की 80 सीटों पर खुद ही चुनाव लड़ूंगा। तो इसका मतलब ये है कि अखिलेश जो है वो सबसे बड़ा चंक चाह रहे हैं इसमें, कि अगर मैं ऑपोजिशन यूनिटी में मुझे बुला के कवायद करने की बात की जा रही है तो वो भी केसीआर के साथ दिखाई दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की मीटिंगों में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो अपना कद बड़ा करने की सोच रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं डिसाइड करूंगा कि जैन को कितनी सीटें मिलनी चाहिए, मैं डिसाइड करूंगा कि ओम प्रकाश राजभर लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। एक वक्तत्व आया था अखिलेश यादव का, उन्होंने ये भी कह दिया था ओम प्रकाश राजभर के बारे में कि अगर इनको अपने एमएलए लेके जाने हैं तो जा सकते हैं, जितने आदमी ले जाना चाहें ले जाएं। उन्होंने ये ऑन कैमरा बोला था। तो उसका मतलब ये है कि अखिलेश यादव अपना पक्ष जो है वो सबसे ऊपर रखना चाह रहे हैं, और जयंत ये कह रहे हैं, जयंत अपने स्टेट प्रेसिडेंट के थ्रू ये कह रहे हैं कि 12 सीटें मिल जाएंगी तो वो नेगोशिएशंस चल रही हैं अभी। अब वो नेगोशिएशंस में महागठबंधन पे कितना प्रेशर पड़ता है, या बीजेपी उनको अगर कैरेट ऑफर कर देती है तो क्या राजभर जी और जयंत चौधरी उस तरफ चले जाएंगे। पर एक बात और है कि अगर जयंत बीजेपी की तरफ जाते हैं तो जो वो जाट मुस्लिम एकता की बात करते हैं वो कभी भी नहीं हो पाएगी। मुसलमान उत्तर प्रदेश का सिर्फ कांग्रेस लेड ऑपोजिशन की तरफ दिख रहा है, क्योंकि उसको अब समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह जब तक थे तब तक तो मुसलमान जो है वो मुलायम सिंह की पार्टी को, समाजवादी पार्टी को वही वोट देता था। अब क्योंकि मुलायम सिंह नहीं रहे तो क्या वो मुसलमान जो मुलायम सिंह मौलाना मुलायम की कस्में खाता था, तो क्या अब वो अखिलेश के पीछे हाथ बांध के और आंख बांध के खड़ा है? ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में आप कहीं भी जाइए, किसी मुसलमान
या किसी भी लीडर से बात करिए तो वो ये कहते हैं कि अभी हम वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, अगर समाजवादी पार्टी महागठबंधन में नहीं जाती है तो हमारा समाजवादी को वोट देना जो है व्यर्थ जाएगा और उस केस में हम उनको वोट नहीं देंगे। राजभर साहब का भी कुछ ऐसे ही है कि अगर उनकी सीटें नेगोशिएट हो जाती हैं महागठबंधन में तो वो जाहिर सी बात है महागठबंधन में जाना पसंद करेंगे, पर कहीं किसी कारणवश अगर उनको वो सीटें नहीं मिलती और बीजेपी उन्हें ऑफर कर देती है तो लास्ट मिनट हो सकता है ओम प्रकाश राजभर जो है वो बीजेपी की तरफ चले जाए। आतम जी सर, चूंकि समय समाप्त हो चुका है, अंतिम एक टिप्पणी आपकी। जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी राजनीति करते हैं, जाति आधारित तमाम सारी जातियों को के मुद्दों की बात वो करते हैं और जातियों को इतना फ्लो में वो गिनवाते हैं कि आप देखिएगा तो बिल्कुल लगेगा कि बस जैसे अपना नाम बता रहे हो, उनके नाम के सारे हिस्से हों। सर, आप जो सवाल मैं इन लोग से पूछ रहा था वही कि क्या उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण भूमिका में वो दिखेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर? देखिए 2012 का उत्तर प्रदेश का जो इलेक्शन हुआ था, 52 कैंडिडेट्स खड़े किए थे सुहेल देव पार्टी ने, और उसमें 4 को छोड़ के बाकी सबकी जमानतें जब्त हो गई थी। ये 2012 में। 2014 के इलेक्शन में 13 कैंडिडेट खड़े किए थे और उसमें करीब 1,18,000 मात्र 0.02% नेशनल वाइड वोट उनको मिला था। उत्तर प्रदेश के 2017 के इलेक्शन में इन्होंने 8 सीटें कॉन्टेस्ट की थी बीजेपी के साथ मिलकर, उसमें ये 5 सीटें जीते थे। तो जाहिर सी बात है बीजेपी के वोट परसेंटेज से ही इनकी 5 सीटें आई थी। तो ये 2017 का रिजल्ट है। 2019 के इलेक्शन में 39 कैंडिडेट खड़े किए थे इन्होंने, और जबकि बीजेपी ने इनको एक सीट घोसी की ऑफर की थी जो उन्होंने ऑफर ठुकरा दी थी, तो कोई भी कैंडिडेट इनका नहीं जीता था। और उत्तर प्रदेश के 2022 के इलेक्शन में 17 सीटों पर ये 6 सीटें जीते थे, उसमें इन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था। तो बीजेपी के साथ गठबंधन करके इनके 5 एमएलए बने, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके इनके 6 एमएलए बने। बिहार में जो भी इलेक्शन उन्होंने लड़ा है 2020 का, बिहार लेजिस्लेटिव पार्टी का, उसमें ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट के नाम से इन्होंने लड़ा, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर, और उसमें कोई इनको सक्सेस नहीं मिली। तो ये तो जाहिर सी बात है कि सुहेल देव पार्टी जो है वो सिर्फ एक मेन स्ट्रीम जो पार्टी है, चाहे वो बीजेपी हो या समाजवादी हो या कांग्रेस हो, उसी के साथ गठबंधन में सीटें निकाल सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनको गठबंधन में तो जाना ही है, चाहे वो कांग्रेस लेड गठबंधन में जाए चाहे वो बीजेपी लेड गठबंधन में जाए। अब वो क्योंकि उनके पास 5 या 6 एमएलए की सक्सेस रेट है, तो वो कितनी सीटें नेगोशिएट कर पाते हैं, सारा दारोमदार उस पे है। और जो उन्होंने अलायंस करने की कोशिश की थी, सब छोटी छोटी पार्टियों को मिलाकर एक बड़ी पार्टी बनाने का जो उनका कवायद था, वो कहीं ना कहीं इस ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस में उसका कोई मायने नहीं रह जाता है। तो अपनी जमीन ओम प्रकाश राजभर को खुद ढूंढनी पड़ेगी। जी।